क्या आप भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तहत कर और राजस्व निरीक्षक के कुल 29 पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं? तो आपके पास इसके लिए क्या शैक्षिक अर्हता रहनी चाहिए? कौन सी उम्र सीमा के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे? साथ ही क्या इसका एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस रहने वाला है? आदि सभी इससे जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर अंतिम तक देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल यह आता है कि हमारे पास कितना समय इसके लिए आवेदन के लिए है। तो 15 जुलाई 2026 जैसे कि आज से इसके लिए आवेदन खुल चुके हैं और 4 अगस्त 2026 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही फॉर्म भरते वक्त, आवेदन करते वक्त कोई भी गड़बड़ी या गलती होती है तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया के लिए जो तिथि है वो 12 अगस्त 2026 से और 21 अगस्त 2026 तक उसमें आप सुधार कर सकते हैं। यह पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा। साथ ही आप नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और आप इसमें इम्पोर्टेंट सूचना देखेंगे कि आपके पास अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 4 अगस्त 2026 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आपके पास होनी अनिवार्य है। यानी आप अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो इसमें शैक्षिक अर्हता आगे मैं बताने वाला हूँ जो मांगी गई है, उसके लास्ट ईयर या लास्ट सेम में है तो आप इसके लिए अभी अप्लाई करने योग्य मेरे हिसाब से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो 4 अगस्त तक इसमें क्वालिफिकेशन लास्ट जो आपके पास यानी डिग्री आपके पास 4 अगस्त 2026 तक पूरी होनी चाहिए, तो वह अभ्यर्थी तभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। नीचे की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सबसे पहले हम इसमें पदों पे चलते हैं कि कौन कौन से पद हैं। एक बार इसकी ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं psc.gov.in psc.uk.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट है। आप जैसा कि वीडियो की स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और यह किस विभाग के तहत है, किस तरीके से है, तो आप देख पा रहे होंगे शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रीय राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक पद की रिक्तियों की कुल संख्या 29 है। 29 पद किस किस प्रकार से बांटे गए हैं ये आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हैं और उत्तराखंड महिला के लिए इसमें 1 पद है, राज्य आंदोलनकारी के लिए 1 पद है। यानी अलग से ये अलग कोटे होते हैं जो क्षैतिज आरक्षण पर निर्भर होते हैं और ये आपकी श्रेणी आरक्षण पर निर्भर होते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद है, जिसमें उत्तराखंड महिला के लिए ही स्पेशली 2 पद हैं। और इसमें आप नीचे की तरफ बढ़े तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी जिनके पास AWS है 4 पद हैं, जिसमें से 1 पद उत्तराखंड महिला के लिए भी है। और इसमें अनारक्षित यानी जो UR जनरल से हैं उनके लिए इसमें 15 पद टोटल हैं। 5 पद उत्तराखंड महिला एवं 1 पद उत्तराखंड अनाथ बच्चे, 1 पद कुशल खिलाड़ी और साथ ही 1 पद राज्य आंदोलनकारी आश्रित के लिए 1 पद यहाँ पे अलग से रखा गया। टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 पद इस प्रकार से बांटे हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ तो समूह गौ अराजपत्रित एवं अस्थाई और साथ ही अंशदायी पेंशन योजना के तहत पद का ये स्वरूप है। यानी समूह गौ के अंतर्गत आएगा। वेतनमान आप देख सकते हैं पे लेवल 5 की जॉब है। आपके पास 2800 का ग्रेड पे रहेगा और 5200 से यहाँ पर आप 20,200 के बीच इसका वेतन देख सकते हैं। पे लेवल 5 की यहाँ पर जॉब है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता रखी गई है वह भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे होंगे। और ग्रेजुएशन कब तक आपका पूरा होना चाहिए? 4 अगस्त 2026 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
अगर सपोज़ सामान्यतः आपके से समान रूप से नंबर यहाँ पे आते हैं सबके, तो क्योंकि इसमें एक ही पेपर रहेगा तो समान रूप से नंबर आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें अधिमानी अर्हता यानी फिर इसमें या तो प्रादेशिक सेवा के अंतर्गत आपने न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो, या तो आपका एनसीसी BC का सर्टिफिकेट उसमें तब अधिमान अर्हता के रूप में होगा। बाकी यहाँ पे और भी डिटेल्स में लिखा गया है, हम इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। आयु सीमा में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु सीमा होनी अनिवार्य है और 42 वर्ष आपकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो रखी गई है। साथ ही आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2026 के आधार पे मानी जाएगी। आयु सीमा में भी अलग अलग आरक्षण पदों के हिसाब से छूटें दे रखी है, जिस प्रकार से आप देखते ही हैं अन्य फॉर्मों में। बाकी खेल में क्या होना चाहिए, किस प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या क्या लगेगा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से अपना आवेदन करना है, अगर आप अपना आवेदन मुझसे करवाना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम ID दिख जाएगी, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ये PDF भी आप मुझसे वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसमें फ़ीस का रखा गया है कि आपकी कितनी कितनी फ़ीस पड़ेगी। तो सभी जो अनारक्षित यानी जनरल वाले हैं और OBC वाले हो, EWS वाले हो, उनके लिए यहाँ पे 150 रखी गई है। टोटल 166 क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग शुल्क भी पड़ता है, और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए टोटल इसमें 76 रुपये रखा गया है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा हम इसके सीधा अब चलते हैं इसके सिलेबस पर, आपको यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये इसका जो पूरा सिलेबस रखा गया है, परीक्षा की योजना यहाँ पर बताई गई है। आप देख पा रहे होंगे सामान्य हिंदी के जो यहाँ पर सबसे पहला पेपर आपका होने वाला है, जो कि सुबह या जो भी पाली आपकी होगी, सबसे पहला सामान्य हिंदी का आपका अलग से पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही प्रश्नों की संख्या होगी। सभी प्रश्न वो वैकल्पिक माध्यम के होंगे और 2 घंटे की इसमें समय सीमा रहने वाली है। दूसरा आपका सामान्य अध्ययन का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का ही होगा, यानी MCQ बेस्ड प्रश्न इसमें आने वाले हैं, टिक मार वाले, और 200 नंबर का टोटली पेपर होगा, 200 ही इसमें क्वेश्चन रहने वाले रहेंगे, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न। तो इस प्रकार से इसमें आपका संपूर्ण परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। चलिए अब नीचे की तरफ अगर हम बढ़े तो नेगेटिव मार्किंग का हमारे पास सवाल आता है। नेगेटिव मार्किंग में हम यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग पद्धति इसमें अपनाई गई है, और अगर आपके द्वारा यानी अभ्यर्थी के द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक की प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही क्यों न हो, उस प्रश्न यानी अगर किसी अभ्यर्थी ने किसी एक प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर दिए हैं तो उसमें भी उसमें वह प्रश्न उसका नहीं माना जाएगा, और साथ ही उसमें नेगेटिव मार्किंग का अंकन भी किया जाएगा। साथ ही इसमें लिखा गया है कि जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 रहेगी। ये इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न यानी एग्ज़ाम स्कीम था। साथ ही इसमें परिशिष्ट 2 में अगर आप देखेंगे तो इसके सिलेबस की बात आती है। इसमें लिखित परीक्षा के लिए आपके पास सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके पास 2 घंटे के 100 प्रश्न और 100 अंकों के ही आने वाले हैं, जिसका सिलेबस यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से आप इसमें वर्ण विचार, हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी शब्द आपके पास आने वाले हैं। साथ ही इसका अगर आप चाहते हैं कि हम विस्तार से इसकी साथ मिलकर तैयारी करें, आप मेरे साथ इसकी तैयारी करें, तो इस पर मैं और भी डिटेल्स में इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लाने वाला हूं, और इसमें जो एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे उसमें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आप सभी के साथ उसको शेयर करूं और आप सभी के साथ समझूं, आप सभी के साथ हम सभी मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, तो इसमें फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कमेंट की मांगों के आधार पर ही मैं आगे इसमें अच्छे से आप सभी को तैयारी करवा पाऊँगा।
साथ ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार से सामान्य अध्ययन के भी कई प्रश्न इसमें रखे गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के और साथ ही राज्य स्तर की समसामयिक घटनाएं, खेलकूद से सब जुड़े हुए, साथ ही भारत का इतिहास, भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप एक एक करके इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका सिलेबस का, और साथ ही ये आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसमें इतना ही था। अगर आप सभी को कोई इसके अलावा आप सभी का कोई भी डाउट है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से मुझ तक पूछ सकते हैं। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।